अमरीकी सदर जो बाइडेन और चाइनीज लीडर जी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात लीमा पेरू में। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एशिया पैसिफिक या एपेक लीडर्स की जो समिट हो रही है लीमा पेरू के अंदर। आखिरी मौका जो बाइडेन जो जाते जाते अमरीकी सदर चंद माह रहते हैं उनके, और जी जिनपिंग जो चाइनीज लीडर हैं और अब वो सामना करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब का। गुफ्तगू किस मौजू के ऊपर हुई? बाइडेन साहब ने आई एम श्योर बताया होगा जी जिनपिंग को कि अगर आप समझते थे कि हमारे साथ आपके मसले चल रहे हैं ताइवान को लेकर, इन सब जगहों को लेकर, तो अब आप ट्रंप साहब का इंतजार करें, देखें कि वो आपके साथ क्या करते हैं। स्पेशली जो उन्होंने अपने काबीना के अंदर लोग डाले हैं एंटी चाइना पोजीशंस। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वजीर खारजा मार्क रूबियो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक माइक वॉल्ट्स, दीगर और हजरात, पेंटागन के जो चीफ हैं हैक्सेट साहब, वो तो एक एंटी चाइना ब्लॉक तो बना हुआ ही है, प्रो इजराइल ब्लॉक भी है। मगर एशिया पैसिफिक जो ये ममालिक बेसिकली जिसके अंदर एशिया पैसिफिक के जो रीजन है, जापान, चाइना, फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, इंडोनेशिया भी है इसके अंदर। तो ये सब ममालिक जो हैं ये लीमा पेरू के अंदर, जो ऑब्वियसली एक एशिया पैसिफिक का भी एक ममालिक है, वहां पे इनकी मुलाकात। और अपेरेंटली जो बाइडेन की एक रिक्वेस्ट थी शी जिनपिंग से, वो थी कि यार ये नॉर्थ कोरिया के अंदर जो अलेजिडली अमेरिका कह रहा है कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स यूक्रेन जाके रशिया के लिए लड़ रहे हैं, रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर प्लीज आप कुछ कंट्रोल करें या कुछ इकदाम लें। चाइना भी देख के क्या कह रहा होगा कि भाई आप कौन हैं, किधर से आए हैं आप, आगे बढ़े आप, और क्या। मगर बाइडेन ने यानी इतना सब कुछ कर दिया है अब कि चाइना को किस तरीके से आप रोक सकते हैं। टैरिफ्स बेतहाशा लगाए लगाए जा रहे हैं। अब अपना बात की जा रही है कि ट्रम्प साहब आएंगे तो ये टैरिफ्स और भी खतरनाक हो जाएंगे कि ना सिर्फ डायरेक्टली चाइना को ये टैरिफ्स या जो ड्यूटीज हैं ये अटैक करेंगी, बल्कि अगर चाइनीज कंपनीज अमेरिका के अंदर, मेक्सिको के अंदर आके कंपनी लगाना चाह रही हैं, तो अब मेक्सिको के ऊपर भी ट्रम्प कह रहेगा कि टैरिफ्स लगेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली पूरा एरिया चाइना के लिए? चाइना के लिए तो पूरा दुनिया इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मेरे ख्याल से अब अमेरिका को अंदाजा हो गया कि यार ये गेम इतनी आसानी से चाइना से अब यू नो हार ही सकते हैं। अब डिले कर सकते हैं कितना हारना है इसके ऊपर, मगर एक बार फिर रीओरिएंटेशन होगी। ट्रंप के आने के बाद मोदी को एक बार और बूस्ट मिलेगा। और जो मैं काबीना की बात कर रहा था, जहां पे ये एंटी चाइना एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर तुलसी गैबार्ड जो है फॉर एग्जांपल नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जो बनी है, उनके बड़े सख्त ताल्लुकात हैं ना सिर्फ मोदी से बट आरएसएस इन अमेरिका के अंदर भी। अब उनके लोग कहते हैं यार कि तुलसी गैबार्ड की अपनी जो जाती ख्वाहिशें, सोच अपनी जगह पे हो, लेकिन वो ट्रंप के एजेंडा पे काम कर रही है। और ट्रंप का एजेंडा है कि स्मॉल गवर्नमेंट यानी बिग गवर्नमेंट, बिग ब्यूरोक्रेसी को खत्म करे। और उसके अंदर तुलसी गैबार्ड उसकी लॉयलिस्ट है और उनका साथ देगी। इनफैक्ट पूरा काबीना उनका इस एक सिंगुलर मकसद से साथ देगा, जो बाकी उनके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसके ऊपर साथ नहीं दिया जाएगा। अब हकीकतन हम जानते हैं कि यार इंसान के अपने बायसेस होते हैं ना, तो इस तरीके से चीजें काम नहीं करती। वो ऑब्वियसली सीप इन होके आ जाते हैं। जैसे हमने देखा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर एंथनी ब्लिंकन का क्या किरदार था, उनके जो खानदानी ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, वो बहुत अहम किरदार उसने अदा किया नेतन्याहू साहब की सर्वाइवल के ऊपर भी, और इसराइल को इतना लंबा एक जंग कंटिन्यू करने के ऊपर भी। इसी तरीके से अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं और उन्होंने जो अपना पूरी काबीना भर दी है प्रो इजराइल ग्रुप्स के साथ। इसके अंदर भी जैरेड कुशनर के खानदान का और नेतन्याहू साहब का जो ताल्लुकात थे, खानदानी ताल्लुकात, तारीखी ताल्लुकात, उसकी भी बुनियाद के ऊपर वो भी एक वजह बनी कि अब जो नया एक फ्री हैंड मिलेगा अगले 2 महीने, आप कह लें 2 महीने बहुत नेतन्याहू साहब के लिए क्रिटिकल होंगे।
वो चाहेंगे कि जितनी तबाही वो कर सकते हैं, जितनी बर्बादी वो कर सकते हैं और गाज़ा के अंदर जितना एरिया वो ले सकते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर वो लेते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता है कि ट्रम्प साहब अपनी इनॉग्रेशन तक यानी 20 जनवरी तक चाहेंगे कि ये जितना मामला ये खत्म हो जाए, यानी इज़राइल अपनी पोज़ीशन को और मज़बूत कर ले, फिर इवेंचुअली जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो तो वैसे ही ट्रम्प साहब ने जैसे एम्बेसी मूव करने के ऊपर की थी, वो आराम से हो सकती है, वो उनके लिए मसला नहीं है। तो एक डिफिकल्ट स्टेज आ रही है। अब बाइडेन जाते-जाते चाइना से क्या कह रहा है? वो भी रशिया के बारे में बात कर रहा है। अब रशिया यूक्रेन के अंदर उसका हाथ बहुत ऊपर चला गया है। ज़ेलेंस्की बिल्कुल बैक फुट पे आ गया। तो यानी ज़ेलेंस्की तो अब उसकी ये औकात हो गई है ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद कि वो अब जो ओलाफ शोल्ट्स है, जर्मनी का, अल्मानिया का जो वो है चांसलर, उससे तनकीद कर रहेगा कि तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने क्योंकि अभी ओलाफ शोल्ट्स ने पहली बार किसी जर्मन लीडर ने पुतिन से, रशियन लीडर से बात की 2 साल के अंदर। जब से ये चीज़ शुरू हुई यूक्रेन के अंदर कार्रवाई इस बार 2022 से लेकर ओलाफ शोल्ट्स ने फ़ोन किया पुतिन को और उनसे कहा बातचीत हुई क्योंकि जर्मनी की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, रशियन गैस सप्लाईज जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी जो एलिजेडली अमेरिका ने सीआईए ने ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर तबाह की थी, उसका जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही टैंक हो गई है। तो अब अपना अगर जर्मनी को दोबारा सस्टेन करना है तो उसको रशियन एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब इसके जवाब के ऊपर क्या कहते हैं ज़ेलेंस्की साहब? ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि जी, ओलाफ शोल्ट्ज़ साहब ने पुतिन से बात करके एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, यानी एक पेंडोरा का डब्बा खोल दिया है और अब और भी लीडर जो हैं, वो पुतिन से बात करेंगे और हमारा जो ये प्लान था, विक्ट्री प्लान था, इसकी भी एमसीबीसी एक हो जाएगी। अब ज़ेलेंस्की साहब को नज़र आ रहा है कि उनकी जो पैसे आ रहे थे उनके पास, वो खत्म हो जाएँगे, बैकिंग खत्म हो जाएगी। अगर तो पैसे खत्म हो गए तो ज़ेलेंस्की का भी वही हाल लग रहा है कि जो नेतन्याहू का हाल है। क्योंकि ज़ेलेंस्की भी जानता है कि जब तक जंग चल रही है तो उसको इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। खाते उसके खुले हुए हैं, पैसे आ रहे हैं उसके पास। मगर अगर जंग खत्म हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ पे आते हैं, तो फिर तो ये यानी दिनों का, घंटों का गेम होके रह सकता है। और ये एक बहुत मुश्किल चीज़ हो सकती है ज़ेलेंस्की के लिए और इसके बैकर्स के लिए। मगर ज़ेलेंस्की और उसके बैकर्स भी एक तरीके से बाइडेन साहब की हम बात करते हैं, एक तरीके से ये सब एक ग्लोबलिस्ट फ्रंट का हिस्सा भी थे। अब उसके अंदर पाकिस्तान भी नेक्सस में आता था और भी चीज़ें थी। अब ट्रम्प साहब का किरदार कैसा रहेगा? हू नोज़? बट मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़ेलेंस्की के लिए कोई अच्छी खबर नज़र आ रही है अगले चंद माह के अंदर। जैसे नेतन्याहू के लिए अच्छी खबर नज़र आ रही है चंद माह के अंदर क्योंकि उनके अपने एक डिफरेंट लेवल के ऊपर ताल्लुकात हैं ट्रम्प के साथ और बाइडेन के साथ भी। नहीं भी थे तो उसने करा लिया ना काम जो कराना था। अब ज़ेलेंस्की के ऊपर करप्शन की चार्जेस भी हैं, पैसे खाने की चार्जेस भी हैं, अरबों के हिसाब से डॉलर आए हैं और रशिया अरब ममालिक तो है नहीं, उसका अपना दिमाग है, वो अपने कैलकुलेशन से मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, ईरान का ब्लॉक भी है, चाइना रशिया एक साथ बैंड होते नज़र आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया की पोज़ीशन भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑल गन्स ब्लेजिंग लेट्स सी व्हाट हैपेंस आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट अपना ख्याल रखिएगा अगली बार तक अल्लाह हाफिज